नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे की। तो पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर आज काशी पहुंचेंगे। पीएम मोदी के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपको बता दें, साथ ही आज पीएम मोदी का ये जो काशी दौरा है काफी खास और महत्वपूर्ण, क्योंकि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद और नई सरकार के गठन के बाद ये पहली बार है जब पीएम मोदी फिर से वाराणसी पहुंच रहे हैं। जब भी पीएम मोदी वाराणसी पहुंचते हैं वो किसी उत्सव से कम नहीं होता, क्योंकि वाराणसी की जनता, वाराणसी के लोग पीएम मोदी के आगमन को हमेशा तैयार रहते हैं। साथ ही पीएम मोदी वाराणसी में आज काशी विश्वनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे, दशाश्वमेध घाट में गंगा आरती भी करेंगे और किसान सम्मेलन में भी शामिल होंगे, जिसमें 50,000 किसानों से पीएम मोदी डायरेक्ट संवाद करेंगे। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। साथ ही किसानों को आज बड़ी सौगात पीएम मोदी देंगे। तो किसान सम्मान निधि में किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट मनी ट्रांसफर करेंगे पीएम मोदी। तो किसानों को आज पीएम मोदी की तरफ से बड़ी सौगात। 50,000 से ज्यादा किसानों से पीएम मोदी संवाद करेंगे और उनको बड़ी सौगात देते हुए किसान सम्मान निधि के पैसे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे। तो आज पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं पीएम मोदी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे धर्मेंद्र पांडे का रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, जिस तरह से पीएम मोदी का आज आगमन वाराणसी में काफी महत्वपूर्ण और काफी खास, क्योंकि नई सरकार के गठन के बाद पहली बार पीएम मोदी वाराणसी पहुंच रहे हैं, ऐसे में किस तरह से तैयारियां और क्या कुछ आज का कार्यक्रम? बिल्कुल, ये बता दें पीएम मोदी वाराणसी पीएम बनने के बाद वाराणसी में पहला आगमन होगा वाराणसी में, और इस आगमन को लेकर भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं सहित वाराणसी की जनता में काफी उत्साह दिखाई पड़ रहा है। तमाम वाराणसी शहर से लेकर के एयरपोर्ट के जो रास्ते हैं उसमें लगभग 170 पॉइंट बनाए गए हैं, स्वागत द्वार बनाए गए हैं और तमाम ढोल नगाड़ों के साथ तमाम भाजपा कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है अपने पीएम मोदी के वाराणसी सांसद को स्वागत के लिए। धर्मेंद्र, जिस तरह से इस लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला कि जो किसान थे वो बीजेपी से थोड़ा नाराज दिखाई दिए, चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो या यूपी के किसान हो। ऐसे में वाराणसी में आज पीएम मोदी का कार्यक्रम, किसान सम्मान सम्मेलन में पीएम मोदी शामिल होंगे। किसानों को बड़ी सौगात देते हुए जो किसान सम्मान निधि है उसके किस्त के जो पैसे हैं वो किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे। 50,000 से ज्यादा किसानों से पीएम मोदी यहां पर संवाद करेंगे। तो यहां पर जो किसानों को बड़ी सौगात क्या माना जाए, क्या संदेश देने की कोशिश पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर, इस कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर, और क्या मायने इसके निकाले जाए? जी बिल्कुल, ये बता दें कि पूरे यूपी में एक तरफ जहाँ पीएम मोदी भाजपा का जो है अच्छी पार की जो बात चल रही थी उसको लेकर के सीधा जो है आधे से ज्यादा सीटें घटी, इसको लेकर के भाजपा काफी जो है इसको लेकर के बदल दिखाई पड़ता है। इसी को लेकर यह माना जाता है एक और जहाँ वाराणसी पूर्वांचल में किसानों की संख्या बहुत ही ज्यादा है, और वही दूसरी ओर किसान सखियों को भी इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। 30,000 सखी है, तो अभी लंबी समूहों की महिलाएं हैं, इनको भी जो है इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। लगभग 50,000 किसानों को शामिल किया गया है। एक बड़ी तादाद, बड़ी संख्या इन लोगों को दिखाई दे रही है। उनको एक प्रशस्ति पत्र देना है और दूसरी तरफ किसानों को जो है सम्मान निधि भी 17वीं किस्त जो है जारी करनी है। 20,000 करोड़ का राशि है। तो कहीं न कहीं जो है पूरे पूर्वांचल, पूरे यूपी में जो है इन लोग किसानों के साथ ही युवा किसानों के साथ महिलाओं को भी साथ देने की कोशिश है। आगामी 3 साल के बाद जो है विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, और इस 3 सालों में जो भी कमी दिखाई पड़ी है, जो भी जिस वजह से जो है भाजपा की कमी दिखाई दी और सीटों में घटाव आया है, उसको बढ़ाने की कोशिश दिखाई पड़ रही है कार्यक्रम के माध्यम से। बिल्कुल, यानी जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो खराब प्रदर्शन रहा, आगे जो चाहे वो उपचुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, उसमें एक तरह से डैमेज कंट्रोल के लिए यहाँ पर बीजेपी के द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। धर्मेंद्र, लेकिन आज के जिस तरह से हम कार्यक्रम की बात कर रहे थे, आज पीएम मोदी दशाश्वमेध घाट में गंगा आरती भी करेंगे, उससे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन पूजन भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज पूरे दिन पीएम मोदी काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं। इसके बाद कल का क्या कुछ कार्यक्रम, कल भी क्या कुछ विशेष हो सकता है? जी बिल्कुल, ये बता दें कि आज वाराणसी में पीएम मोदी का 4 बजे सीधे आगमन होगा। यहाँ सीधा मेहलीगंज में जो है किसानों के सम्मेलन में शामिल होंगे। 20,000 करोड़ की जो है सौगात देंगे, लगातार सीधे ट्रांसफर होंगे खाते में, और वहीं से महिला समूह की महिलाओं को 30 महिलाओं को प्रशस्ति पत्र भी देंगे, सम्मानित करेंगे। और इसके बाद सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा के दरबार माथा टेकेंगे। जीतने के बाद काशी में पहला दौरा होगा, और वहीं से गंगा आरती में शामिल होंगे और फिर
पूरे रोड जो तमाम शहरी क्षेत्र हैं, जो रोड है तमाम ऐसे जो बैरिकेडिंग किए गए किनारे, रोड किनारे बैरिकेडिंग किए गए हैं। तमाम भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित हैं, उनके स्वागत के लिए तैयार होंगे, स्वागत किए जाएंगे। और रात में बिल्कुल, यानी पीएम मोदी के स्वागत को पूरी तरह से तैयारियां। और धर्मेंद्र, जब भी पीएम मोदी वाराणसी पहुंचते हैं तब हम देखते हैं कि किस तरह से विशेष तैयारियां की जाती है। वाराणसी की जो जनता है वो काफी उत्साहित होती है, जोश में होती है, पीएम मोदी के प्रति काफी समर्पित वाराणसी की जनता दिखती है। तो आज क्योंकि पीएम मोदी आ रहे हैं, जब भी पीएम मोदी वाराणसी पहुंचते हैं किसी उत्सव से कम नहीं होता है। आज किस तरह से तैयारियां, आज किस तरह से वाराणसी के लोग पीएम मोदी का स्वागत करेंगे? पूरे वाराणसी के शहरी क्षेत्र हो या आउटर हो या जो भी जो है क्षेत्र हो, पूरे भगवामय कर दिए गए हैं, सजा दिए गए हैं। चौराहों से लेकर के पूरे शहर और रोडों को जो है भगवामय कर दिया गया है, सजाया गया है, बैरिकेडिंग किया गया है। रोड शो जैसे कुछ दिख सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार पीएम मोदी वाराणसी पहुंचेंगे, तो क्या जनता का आभार किस तरह से व्यक्त करने की यहाँ पे कोशिश? जी भैया, बता दें आपको, काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के बाद पीएम मोदी का रोड शो अब यह घोषित तो नहीं है, मगर अघोषित रोड शो जैसा माहौल दिखाई पड़ेगा। बैरिकेड किए गए हैं, रोड किनारे तमाम लोग खड़े होंगे। उस रोड के माध्यम से तमाम जो है अभी जो है परेशान जो है तमाम जो है लोग स्वागत तैयार करेंगे, स्वागत करेंगे। उस स्वागत के दौरान जो है तमाम जो है जो भी कार्यकर्ता हो रोड लगा स्वागत करेंगे। बिल्कुल, यानी पीएम मोदी का आज वाराणसी में जो कार्यक्रम है, सभी की इस पर निगाहें जरूर रहेंगी कि किस तरह से वाराणसी की जनता उनका स्वागत करती है और वो किस तरह से जनता का अभिनंदन करते हैं, क्योंकि ये तीसरी बार है जब वाराणसी के लोगों ने पीएम मोदी को संसद तक पहुंचाया है। साथ ही धर्मेंद्र, जिस तरह से पीएम मोदी के वाराणसी से चुनाव लड़ने को लेकर और जिस तरह से चुनाव का परिणाम यूपी में रहा, उसको लेकर जमकर कांग्रेस या जो बाकी पार्टियां हैं, अन्य दल है, विपक्षी दल है, वो बीजेपी को घेरते हुए नजर आए। अजय राय ने खुद बयान दिया था कि पीएम मोदी से ज्यादा वोटों के अंतर से तो राहुल गांधी जीते हैं। अब की बार पीएम मोदी की लोकप्रियता में कमी आई है, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 4 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से पीएम मोदी यहां से जीते थे। अब की बार वो वोटों का अंतर गिरा जरूर था। जी बिल्कुल, ये बता दें कि वोटों का अंतर काफी घटा है, 4.5 लाख से उससे घटकर सीधे जो है यह अंतर 1,56,000 पीएम मोदी वाराणसी में जीते हैं। कहीं कहीं जो गला घटा है, इसको लेकर भाजपा पूरी तरह से जो है मंथन कर रही है इसको लेकर के संगठन के द्वारा, और कहीं कहीं बड़ी बदलाव भी इसको लेकर के आगे दिखाई पड़ेगी, संगठन के द्वारा बातें सामने आ रही है। यानी आज का कार्यक्रम पूरी तरह से पीएम मोदी का तय। दशाश्वमेध घाट में गंगा आरती, पूजा अर्चना, उसके बाद जिस तरह से किसानों को यहाँ पर साधने की कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका, आप नजर बनाए रखें। वहीं दिल्ली में हालत इतने खराब हो चुके हैं, बिगड़ चुके हैं कि टैंकर भी अब पर्याप्त नहीं पड़ रहे हैं, जिस कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग तो पानी की कमी से त्रस्त होकर गांव भी चले गए हैं। ईस्ट पटेल नगर हो, नेहरू विहार, गायत्री कॉलोनी या पंजाबी बस्ती में पानी की दिक्कत है, क्योंकि यहां 60 से 65 टैंकर पूरे इलाके में पानी आपूर्ति के लिए चाहिए, लेकिन सिर्फ 44 टैंकर से ही सेवा दी जा रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से दिल्ली में पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। दिल्ली में जल संकट और भीषण होता जा रहा है, और एक तरफ भीषण गर्मी, दूसरी तरफ जल आपूर्ति ना होना, लोग जो है परेशान हो रहे हैं। 3 तस्वीरें आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जगह जगह दिल्ली में लोग जल संकट से परेशान हैं। लोगों को भीषण गर्मी में लाइनों में लग के, लंबी लंबी कतारों में लग के अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि पानी नहीं आ रहा है नलों के जरिए, तो जिस वजह से टैंकर्स के जरिए यहां पर पानी जनता तक पहुंचाया जा रहा है। पाइपलाइनों से पानी जो है डब्बों में भर के लोग जो है अपने घरों तक ले जा रहे हैं। लोगों को इसमें खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर जहां एक तरफ भीषण गर्मी, दूसरी तरफ पानी का जल संकट, और तीसरी तरफ अब इस पूरे मसले को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। वहीं बात अब यूपी की सियासत से जुड़ी कर लेते हैं। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर हलचल पूरी तरह से तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए अहम है ये उपचुनाव। सपा से कांग्रेस इस दौरान 3 सीटें मांग सकती है। एनडीए के सामने अपनी 5 सीटों को बचाने की चुनौती है। वहीं 5 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, जिसमें मिल्कीपुर, करहल शामिल है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से अब
यूपी में सियासी हलचल पूरी तरह से तेज हो गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद अब समाजवादी पार्टी की निगाहें उपचुनाव में होने वाले जो उपचुनाव होने वाला है उस पर टिकी हुई है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान 10 विधानसभा सीटें खाली हुई थी, जिसके बाद यूपी में अब 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर हलचल पूरी तरह से तेज है। 5 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी का कब्जा था, यानी समाजवादी पार्टी की कोशिश यहां पर यही होगी कि 10 की 10 सीटों पर साइकिल दौड़ाई जा सके। मिल्कीपुर, कलहर, सिसामऊ सीट पर उपचुनाव होना है, साथ ही कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। मझवा, कठेरी, खैर, मीरापुर सीट पर भी उपचुनाव होना है। आपको बता दें कि इन 10 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था और 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का। वहीं उपचुनाव को लेकर हलचल इसलिए भी तेज है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चुनाव अब साख की बात बन गया है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी का बुरा प्रदर्शन रहा, कोशिश यही की जाएगी कि इन 10 की 10 सीटों पर कमल खिलाया जा सके। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे संवाददाता कृष्णा मिश्रा का। कृष्णा, जिस तरह से 10 सीटों पर यूपी में उपचुनाव होना है, अब इसको देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज हो गई है, क्योंकि बीजेपी की कोशिश होगी कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बेकार प्रदर्शन रहा, डैमेज कंट्रोल करते हुए पूरी तरह से 10 की 10 सीटों पर कमल खिलाया जा सके। वहीं समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी, क्योंकि 5 सीटें पहले से उनके पास थी, उनकी कोशिश होगी कि 10 की 10 सीटों पर साइकिल दौड़ाई जा सके। कृष्णा, देखिए रिया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश में नहीं आए हैं, तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का चाहे वो दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व या उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हो, लगातार बैठकों का दौर उन्होंने जारी कर रखा है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ लगातार जो है अपने मंत्रियों को और जो प्रदेश सरकार अधिकारियों को लगातार सख्त निर्देश भी जैसे दिखाई पड़ रहे हैं कि जो जनता है, जनता को किसी प्रकार की तकलीफ न हो और जनता के जो असल मुद्दे हैं उन मुद्दों पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं उस पर काम करने की कोशिश करें। एक बड़ी वजह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछली लोकसभा चुनाव में 7 से अधिक सीटें जीत कर तो केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, तो वही इस बार भारतीय जनता पार्टी के हाथ उत्तर प्रदेश में निराशा लगी है। तो समाजवादी पार्टी के लिए एक खुशी की बात है कि समाजवादी पार्टी महज 10 सीटों पर रह गई थी, लेकिन वो समाजवादी पार्टी अब 10 सीटों से बढ़ के 35 सीटों पर पहुंचने का काम किया है। तो इस चुनाव में समाजवादी पार्टी खेलने में 5 सीट पहले से ही रही थी, जिसमें जो उनके विधायक हैं इरफान सोलंकी आगजनी मामले में उनको कोर्ट से सजा हो गई है, तो वो सीट भी खाली हो गई है। बाकी 9 ऐसे विधायक है जो सांसद बन के जो है संसद में पहुंचे हैं, तो 9 विधानसभा सीटें ऐसी खाली हुई है। तो उसमें जिसमें 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में, तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश रहेगी कि किस रणनीति के आधार पर जो है इस चुनाव में जनता के बीच में जाया जाए और भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले सरकार में किए गए काम है वो जनता को बताते हुए जनता से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की जाए। तो वहीं पर समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनका साफ तौर पर कहना है कि पीडीए की रणनीति के तहत उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो है अपना कदम रखा था, उसी रणनीति के हिसाब से वो जो है 2024 लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों का विधानसभा चुनाव होना है उसमें भी जनता के बीच जाएंगे। और समाजवादी पार्टी की कोशिश भी है कि ऐसे चेहरे की तलाश की जाए जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, इन्हीं वर्गों में से समाजवादी पार्टी अपने जो 10 विधानसभा सीटों में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगी जो पीडीए फॉर्मूले में फिट बैठ रहे हैं। ये चीज हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा कि जो पीडीए का फॉर्मूला समाजवादी पार्टी ने अपनाया था वो काफी सटीक साबित हुआ, बेहतरीन जीत और काफी अच्छा प्रदर्शन। 37 सीटें समाजवादी पार्टी बड़े आराम से अपने कब्जे में करने में कामयाब रही थी। तो क्या माना जाए अब की बार ये जो उपचुनाव होने वाले, इसमें भी हमें ऐसा ही कुछ फॉर्मूला देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी के मुखिया जो अखिलेश यादव हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस रणनीति के आधार पर उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा उसी रणनीति के आधार पर वो जनता के बीच में जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी के साथ उनका गठबंधन है, इंडिया गठबंधन भी पूरी जोर शोर से अपने पूरे दम के साथ 10 विधानसभा सीटों पर प्रचार करेगा। तो के हवाले से ये भी खबर पता चल रही है कि 10 विधानसभा सीटों में 2 सीट कांग्रेस भी लड़ सकती है, तो कांग्रेस अपने सिंबल पर लड़ेगी। लेकिन अभी ऐसी जो औपचारिक इसका कोई ऐलान नहीं हुआ है, तो जो इंडिया गठबंधन है वो पीडीए के ही आधार पर जनता के बीच में जाएगा। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनकी करहल विधानसभा की सीट खाली हुई है। तो जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आ रही है कि जो उनके भतीजे हैं तेज प्रताप यादव, समाजवादी पार्टी जो है करहल विधानसभा से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बना सकते हैं। तो जो मिल्कीपुर से विधायक हैं
अवधेश प्रसाद अयोध्या के सांसद बने हैं, तो मिल्कीपुर विधानसभा से भी समाजवादी पार्टी कोई ना कोई दलित चेहरा ही जो है इस बार दोबारा फिर विधानसभा उपचुनाव में लेकर आएगी। कृष्णा, जिस तरह से हमने देखा था कि 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का जनाधार यूपी में पूरी तरह से समाप्त हो गया था, महज एक सीट कांग्रेस बचा पाई थी, रायबरेली। 2024 की बात करें तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का फायदा कांग्रेस को हुआ, 6 सीटें जीत पाए, प्रदर्शन पिछले के मुकाबले बेहतर रहा। क्या माना जाए, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया अलायंस एक तरह से सरकार तो नहीं बना पाया, लेकिन क्या गठबंधन धर्म आगे भी निभाया जाएगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक तरफ बेहतरीन प्रदर्शन, दूसरी तरफ जिस तरह से आपने भी कहा कि कांग्रेस डिमांड कर रही है 2 या 3 सीटें, ऐसे में क्या गठबंधन धर्म यहां पर फिर से देखने को मिलेगा? देखिए, जो है समाजवादी पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है, जो अखिलेश यादव है या कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व, इनके बीच लगातार बातें हो रही हैं और इनका गठबंधन पूरी तरीके से बरकरार है। इनके गठबंधन में कोई तोड़ फोड़ होने की अभी ऐसी कोई खबर सामने निकल के नहीं आ रही है। इसमें जो डिमांड समाजवादी पार्टी के सामने कांग्रेस ने रखा है, अगर समाजवादी पार्टी को लगेगा कि कांग्रेस को 1 या 2 सीटें जीनी चाहिए, तो बिल्कुल इस चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 1 या 2 सीट पर चुनाव लड़ाने का काम करेगी, क्योंकि ये जो दोनों नेता हैं, तो दोनों नेता आपस में मिलकर जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एकदम पूरी तरीके से परास्त करने का काम किया है, तो इसी आधार पे, इसी रणनीति के आधार पे आगे भी चुनाव लड़ेंगे और इसी रणनीति के आधार पे इनका काम होगा कि जिस तरीके से इन दोनों नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ देश और प्रदेश की राजनीति से दूर करना है। बिल्कुल, भले ही 2017 में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की ये जोड़ी कुछ कमाल करके नहीं दिखा पाई हो, लेकिन अब की बार ये जोड़ी सुपर हिट साबित हुई और यही वजह है कि सभी की निगाहें इन यूपी की जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, इन पर रहेंगी कि कैसे बीजेपी जो है डैमेज कंट्रोल कर क्या अपनी वापसी कर पाती है, या फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जोड़ी फिर से वही कमाल दिखा पाती है। कृष्णा, सभी की इस पर निगाहें रहेंगी, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। वहीं अब बात मौसम की कर लेते हैं। भीषण गर्मी और लू का प्रकोप लगातार जारी है, तो उत्तर भारत में भीषण गर्मी जारी है, बरकरार है। यूपी के 8 शहरों में पारा 46 डिग्री के पार पहुंच गया है। 28 शहरों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 28 शहरों में रेड अलर्ट जारी किया है। 41 शहरों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज से भीषण गर्मी और लू से राहत मिलने के हालांकि आसार बताए जा रहे हैं। तेज धूप और भीषण गर्मी से यूपी में अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है। तो उत्तर भारत के कई सारे इलाके, कई सारे क्षेत्र भीषण गर्मी की चपेट में है। एक तरफ भीषण गर्मी, दूसरी तरफ तपती धूप, आग उगलती धूप, और तीसरी तरफ मौसम की मार ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। वहीं अब गर्मी का आलम यह है कि अब ये गर्मी लोगों की जान लेने लगी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अब तक भीषण गर्मी और लू की चपेट में आने से 70 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मौसम विभाग ने अभी 1-2 दिन और भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। हालांकि उसके बाद मौसम विभाग ने आसार जताए हैं कि आगे चलकर मौसम थोड़ा ठीक रह सकता है। सीधे रुक कर लेते हैं कृष्णा मिश्रा का। कृष्णा, जिस तरह से भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है, अब आलम यह है कि ये गर्मी जानलेवा बन चुकी है, कई लोगों की जान ले चुकी है, क्योंकि गर्मी और लू की वजह से कई लोगों की तबीयत भी बिगड़ रही है। लेकिन मौसम विभाग ने हालांकि कुछ पूर्वानुमान यहां पर जताया है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी 1-2 दिन मौसम ऐसा रहेगा और उसके बाद राहत के आसार। क्या माने कृष्णा, कब से मौसम जो है यूपी में करवट ले सकता है? अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने कल ही साफ कर दिया था कि आज 18 से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में जो है धीमी बारिश भी होगी और लगभग 25 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से गर्म हवाएं चलेंगी। तो मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश की जो है आशंका जताई है, तो उसमें लोगों को कुछ राहत भी मिली है। और अगर गर्मी की बात करें तो गर्मी का प्रकोप इस तरीके से देखने को मिला है कि दिन में अगर बात करें तो 11 बजे के बाद और शाम 6 बजे तक रोडों पर एकदम सन्नाटा पसरा रहता है। आलम ऐसा दिखाई देता है कि जैसे लग रहा है कि वो लॉकडाउन वाले दिन एक बार दोबारा फिर वापस आ गए हैं। तो लोग अपने घरों से निकलना बंद कर दिए हैं। कई उत्तर प्रदेश के कई ऐसे शहर है जहाँ पे तापमान जो है 45-48 डिग्री तक जा पहुंचा है। तो वहीं पर अगर प्रदेश सरकार की बात करें तो प्रदेश सरकार ने सख्त निर्देश भी दिए हैं कि जिन लोगों को लू लगने से कोई प्रॉब्लम हो रही है, उनकी तबियत खराब हो रही है, अगर वो अस्पताल पहुंच रहे हैं तो अस्पताल को भी जो है प्रदेश सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि उनको समुचित उपचार जो है मुहैया कराया जाए। तो सरकार लगातार ऐसे तमाम
काम करते हुए भी दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से गर्मी से निजात पा सके। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार हर चौराहे पर जो है जगह जगह पानी के टैंकर से छिड़काव भी किया जा रहा है। पेयजल के भी जो है वाटर कूलर भी लगाए जा रहे हैं, जो लगभग लखनऊ शहर में 2, 3, 4 जगह ऐसे हैं जो मुख्य चौराहे हैं जहाँ पर देखने को भी मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी गर्मी कुछ इस कदर है कि रोजाना की अगर बात करें 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तापमान आम बात बन चुकी है। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि लोगों की तबीयत भी बिगड़ रही है। वहीं अगर प्रशासन की बात करें, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर? देखिए, प्रशासन की तरफ से अलग अलग जगह चौराहे पे जो है तंबू और कनात की जो है पंडाल भी लगाए गए हैं जहाँ पे लोग बैठ सके। प्रशासन ने जो है, अगर नगर निगम की बात करें तो नगर निगम के द्वारा जो है जो पानी के टैंकर हैं वो भी लगातार रोड पे उसका छिड़काव करते हुए देखा जा रहा है। और जो मुख्य चौराहे हैं लखनऊ के, वहाँ पे जो है वाटर कूलर भी रखा गया है जिससे लोग को पानी पीने में सुविधा हो, जो प्यासे लोग हैं उनको पानी मिल सके। और तमाम ऐसी जो तैयारियां पूरी है और यही वजह है कि प्रशासन की तरफ से बार बार लोगों से भी अपील की जा रही है कि अगर जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकले। हालांकि अब सभी की निगाहें हैं तो सिर्फ मौसम पर कि कब मौसम जो है यूपी में करवट लेता है, कब मानसून जो है पहुंचता है और उसके बाद ही कुछ राहत की यहाँ पर उम्मीद। तो वहीं अब बात करते हैं मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आपको बता दें, दबंगों ने युवक को डंडों से पीटा। तो मुजफ्फरनगर में एक बार फिर से दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। दबंगों ने युवक को डंडों से पीटा। दबंगों ने एक के बाद एक 11 डंडे युवक को मारे, जिसके बाद पीड़ित की पिटाई का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, वही वीडियो है जिसमें एक युवक को कुछ दबंग मिलकर डंडों से पीट रहे हैं। एक के बाद एक 11 वार यहाँ पर युवक के ऊपर किए जाते हैं, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं सुल्तानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी की अब 26 जून को सुनवाई होगी। यानी मानहानि से जुड़ा पूरा मामला, मानहानि के मामले में सुनवाई होनी है। 26 जून को इस मामले में सुनवाई होगी। अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते आज इस मामले में सुनवाई नहीं हो पाई। सुल्तानपुर दीवानी के MP MLA कोर्ट में पूरा केस चल रहा है। तो गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा पूरा मामला, जिसके बाद मानहानि मामले में राहुल गांधी को अब 26 जून को कोर्ट के सामने पेश होना होगा। अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते आज इस मामले में सुनवाई नहीं हो पाई, जिसके बाद अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 जून को होगी। तो सुल्तानपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां राहुल गांधी की मामले में अब 26 जून को अगली सुनवाई होगी। गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा पूरा मामला, जिसपे राहुल गांधी पर मानहानि का नोटिस उन्हें भेजा गया था। मानहानि का मामला चल रहा है। इस मामले में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते ये सुनवाई टल गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 जून को होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे शैलेश श्रीवास्तव का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शैलेश, क्योंकि मानहानि से जुड़ा पूरा मामला है, जिस मामले में आज सुनवाई होनी थी, हालांकि अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते सुनवाई टल गई है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? निश्चित तौर पे जमानत पे चल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो नहीं है। आज वकीलों की हड़ताल भी है और जो हमारे जज हैं वो भी आज अवकाश पे हैं, जिसके चलते आज सुनवाई नहीं हुई और आगामी डेट 26 जून लगा दी गई है। आपको बता दें, पूरा मामला करीब 6 साल पुराना है और अभी जून महीने में ही करीब 3 डेटें लग चुकी हैं। इससे पहले 7 जून को लगी थी। उसमें राहुल के जो अधिवक्ता है काशी प्रसाद शुक्ला, उन्होंने प्रार्थना पत्र देके बताया था कि राहुल गांधी अस्वस्थ है, जिस कारण से वो नहीं आ पाते। और फिर आगामी डेट 18 जून को लगा दी गई थी, जो कि आज की दिन है। और आज कोर्ट वैकेंट है और वकीलों की हड़ताल भी है, जिस कारण से आगामी डेट 26 जून लगा दी गई। जी अब 26 जून को जब इस मामले में सुनवाई होनी है, शैलेश, क्या कुछ उस दिन संभव, क्या कुछ सुनवाई के दौरान क्या कुछ होगा और क्या राहुल गांधी भी पेश होंगे? देखिए, चूंकि राहुल गांधी बयान मुलजिम है और उनको सुल्तानपुर के MP MLA कोर्ट में हाजिर होकर अपना बयान दर्ज कराना पड़ेगा। उसके बाद ही जज कोई निर्णय लेंगे और आगे की सुनवाई होगी। यानी अगर 26 को राहुल गांधी आने में असमर्थ रहते हैं तो उसके बाद मामले में क्या कुछ? निश्चित तौर पर डेट बढ़ा दी जाएगी।
यानी राहुल गांधी पर फिलहाल कोई खतरा बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। इस मामले की अगर बात करें, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा पूरा मामला जिसमें सुनवाई चल रही है और मानहानि का नोटिस राहुल गांधी को दिया गया था, मानहानि का मामला चल रहा है, क्या माना जाए इस मामले को देखते हुए शैलेश? निश्चित तौर पर करीब 6 साल पुराना मामला है, जहां पर डेट करीब एक के बाद एक लगती जा रही है और आगामी डेट 26 जून को लगाई गई है और आगामी डेट के बाद जो भी निर्णय होगा उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा। ठीक है शैलेश, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वही खबर फिरोजाबाद से है, जहां लाइन पार्क के दीनदयाल पार्क में संदिग्ध अवस्था में युवती का शव पेड़ से लटका मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। तो फिरोजाबाद का ये पूरा मामला, जहां एक युवती का शव पार्क में पेड़ पर लटका हुआ मिला, संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है। मुझे हम लोग सुबह टहलने निकले थे यहाँ से, तो उस घर के सामने पार्क है, मैंने देखा ये लड़की लटक रही थी, तो उसके बाद 108 नंबर फोन कर दिया। नहीं, अभी तो हम लोगों को तो पुलिस कर देंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।